हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड लेसन 2 पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार जिसमें हम वर्णों के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण विचार के अंतर्गत जैसे कि जो एक एक अक्षर होता है उन्हें हम कहते हैं वर्ण। क्या आप जानते हैं, बोलते समय हमारे मुख से निकली ध्वनियों से भाषा बनती है। हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उससे क्या बनती है, भाषा बनती है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। तो वही भाषा जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाती है। वर्ण की भाषा सबसे छोटी इकाई होती है। अब जैसे कि आपको बुक में चित्र दिया गया है, एक चिड़िया जो कि ची ची की ध्वनि निकालती है। तो जब हम उसी ध्वनि को लिखित रूप में लिखते हैं तो लिखित रूप में लिखेंगे तो वह ध्वनि हमें किस बात का बोध कराएगी, वर्ण का, कि यह वर्ण बनता है। वैसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, मतलब कि वर्ण होता है कोई एक वर्ण, कोई एक अक्षर, तो उसके हम टुकड़े तो नहीं कर सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण के प्रकार के बारे में जानेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार के। तो वर्णों के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। स्वर जैसा कि पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा है, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, मतलब कि अगर आप किसी वर्ण में अन्य वर्ण को अगर जोड़ देते हैं तो वह शब्द बन जाते हैं। लेकिन हमें स्वर वर्ण के बारे में बताना है कि जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित स्वर दिए गए हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11। तो 11 स्वर में जैसे कि अ, आ, ई, उ, फिर ऋषि, फिर ए, ओ। तो यह 11 स्वर होते हैं। अब स्वर के भेद के बारे में जानेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर के 11 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। उसी प्रकार स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर के भेद 11 होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ह्रस्व स्वर और सेकंड आता है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ इत्यादि। वैसे ही दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, मतलब कि ह्रस्व स्वरों में कम समय लगता है और जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है, मतलब कि 2 गुना समय लगता है। तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। अब अयोगवाह के बारे में जानेंगे कि अयोगवाह क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में जैसे कि अन, और अह। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, मतलब कि इन्हें हम न तो स्वर कहेंगे। स्वर जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। उन स्वरों में अन और अह यह नहीं आएंगे।
ये वाला बिंदु जो कि अ के ऊपर लगाया गया है। वैसे ही कंठ, तो वह भी हमारे मुख से अनुस्वार निकला। कंठ मतलब कि जो आधा नाक का स्वर निकलता है तो वह अनुस्वार कहलाता है, तो उसके लिए हम बिंदु लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक जब किसी स्वर का उच्चारण मुख तथा नाक से हो तो अनुनासिक कहते हैं। मतलब जब किसी स्वर का उच्चारण आपके मुख से तथा नाक से, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जब हम मुख और अपनी नाक का प्रयोग करते हैं, कुछ वर्ड इस प्रकार से निकलते हैं जैसे चंद्र बिंदु होते हैं, चंद्र बिंदु। तो आंख, जब आप आंख बोलते हैं, माँ बोलते हैं, चांद बोलते हैं, तो इसमें विकार उत्पन्न होते हैं और हम क्या लगाते हैं, उस वर्ण पर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो जिसपे चंद्र बिंदु लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु लगाया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। उसके बाद आते हैं विसर्ग। विसर्ग कहते हैं वर्ण के बाद विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वर्ण के बाद जैसे कि अह, तो अह के लिए हमने क्या, किस चीज का प्रयोग किया है, विसर्ग का प्रयोग किया है। जैसे हम बोलते हैं प्रायः, प्रातः, पुनः, तो उसमें हम जो पीछे विसर्ग लगाते हैं वही विसर्ग कहलाता है। अब अभी हमने अयोगवाह के बारे में जाना कि अयोगवाह जिसमें अन, अम और अह, मतलब अनुस्वार अन, अनुनासिक और विसर्ग अह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब जिस वर्ण का भी प्रयोग हम करते हैं वह उसका मतलब स्वर के साथ प्रयोग किया जाता है तो वह व्यंजन कहलाता है। उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, मतलब 33। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले जानेंगे स्पर्श व्यंजन कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श का अर्थ होता है चुना जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अंदर किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इनकी संख्या है, जैसे क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और ण, तो जिसमें हम उच्चारण के स्थान पे हम क्या बोलते हैं, कंठ। जैसे च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ और य। उसके बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो किस वर्ग में कौन सा व्यंजन आता है हमें यह हमें स्पष्ट कराता है। इसके बाद आता है ख, अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ का अर्थ होता है अंदर या बीच में स्थित, मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतरी भागों को बहुत कम स्पर्श करती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम जैसे कि हम मुख से अगर कुछ भी ध्वनि निकालते हैं, कुछ भी शब्द निकालते हैं, तो वह जीभ हमारे मुख को छूते हुए स्पर्श करते हुए उन शब्दों का उच्चारण करती है। जैसे हम कह रहे हैं अंतःस्थ, य, र, ल, व और अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ती हुई निकलती है। अब ये कैसा प्रश्न हुआ कि वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ती हुई निकलती है, मतलब कि जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे है श, स, स, यह क्या है, और ह, यह ऊष्म व्यंजन है। तो
थ से ठंड तो प से पकड़, ड से डोली तो म से मकड़ी। मतलब अगर ड वर्णमाला को अगर हम चेंज करके बोलते हैं, कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं कि जहाँ पे ड का प्रयोग नहीं किया जाता वो ड़ का प्रयोग किया जाता है, तो वही हमारा अतिरिक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। दो व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क और श को अगर यदि हम जोड़ते हैं तो श बनता है, त और र को अगर हम जोड़ते हैं तो त्र बनता है। जैसे कि आपकी बुक में इसमें दिया गया है कि श को बनाने के लिए, इसमें श को बनाने के लिए क और श को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? श। वैसे ही त्र को बनाने के लिए त्र और र को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? त्र। आधा त और र को जोड़ेंगे तो त्र बनेगा। तो उसे ही दो वर्णों के जब संयोग होता है तो उससे क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। उसके बाद द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है, मतलब कि एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य ध्वनियों से संयुक्त होती है, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो से एक जैसे निकलते हैं शब्द उसमें, जैसे सच्चा, कच्चा, लस्सी। तो उन वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? द्वित्व व्यंजन। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सच्चा, यहाँ पे दे रखा है सच्चा, यहाँ पे दे रखा है कच्चा। तो ये जो इसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। तो जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे अन्य ध्वनि से संयुक्त होता है, एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो वह क्या कहलाती है? द्वित्व व्यंजन ध्वनि कहलाती है। उसी प्रकार वर्णमाला में जो वर्ण हमने पढ़े थे, वर्ण कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब स्वर के अंतर्गत कितने भेद होते हैं? स्वर के अंतर्गत 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, रस स्वर और दीर्घ स्वर। रस स्वर में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर में रस स्वर की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। उसके बाद हमने जाना कि अयोगवाह। अयोगवाह के अंतर्गत क्या आता है? अयोगवाह के अंतर्गत अन, अम और अह, मतलब कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिसमें हम ऊपर की ओर बिंदु लगाते हैं। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाया जाता है और विसर्ग में इस प्रकार से अह का बिंदु लगाया जाता है, तो इसे हम बोलेंगे विसर्ग। तो अयोगवाह के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। उसके बाद व्यंजन के बारे में जाना हमने। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले अथवा लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद अतिरिक्त व्यंजन जिसमें ड और ढ को की ध्वनि को चेंज करके बताया गया है, जिसे हमने ड को ण बनाया और ढ को ण। उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बनता है। जैसे कि हमने क और श को जोड़ा तो क्ष बना, त और र को जोड़ा तो त्र बना, तो उसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। उसके बाद नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे
व्यंजन कहेंगे। लेसन इज कंप्लीट। थैंक यू। अब क्लास 4